दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य हैं उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं देखेंगे और साथ साथ ट्रिक का भी यूज करेंगे ताकि वो फैक्ट आपके मन में लंबे समय तक रहे। तो शुरू करते हैं कि इसका संस्थापक जो था मौर्य साम्राज्य का वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक जस्टिन मान लीजिए विद्वान है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की, मतलब सेंड्रोकोटस के रूप में व्याख्या करता है। तो एक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सेंड्रोकोटस के रूप में कौन सा विद्वान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बताता है। तो जस्टिन, तो इसको कैसे कोड से याद करेंगे? देखिए जस्टिन में यस स है, स इसमें भी है और स इसमें है, तो इससे मैच करा देंगे सेंड्रोकोटस। जस्टिन जो होता है सेंड्रोकोटस भी कहता है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसकी जो पहचान है, मतलब कौन? विलियम जोन्स ने की थी। अब इसको कैसे कोड से याद करेंगे? ट्रिक द्वारा। देखिए कोई विद्वान, वी से विद्वान और वी से विलियम जोन्स, मतलब कोई विद्वान होगा जो इस बात की पहचान किया होगा कि जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का कोई विद्वान पहचाना है। और कौन विद्वान है? वो विद्वान है विलियम जोन्स। और एक और फैक्ट जानते हैं विलियम जोन्स के बारे में कि विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी भी स्थापना की थी विलियम जोन्स। यहाँ पे एक फैक्ट और देख लेंगे। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है हराया, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो हराया था, जिस व्यक्ति को हराया था वो व्यक्ति किस आकार का था? घन के आकार का था। घन मतलब उसके शरीर कैसी थी? घन की तरह थी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब उसकी बराबर थी। ये ट्रिक के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के लिए सहायता ली थी। सहायता किससे ली थी? चाणक्य से सहायता ली थी। चाणक्य ने सहायता किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को नियुक्त किया था, चाणक्य को। और देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को। तो इस तरह से कोड से याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे हराकर गद्दी पर बैठा था उसकी आकृति घन के आकार की थी, घन के आकार, इसलिए उसे घनानंद कहा गया। घन लंबाई चौड़ाई, आप इसे कोड से याद कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक और है कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। और देखिए अर्थशास्त्र चाणक्य ने भले लिखी थी, लेकिन इस अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं के बारे में नहीं लिखा है, उसमें राजनीतिक बोलबाला ज़्यादा था। जिस समय चाणक्य गुप्त जो पुस्तक लिख रहा था उसमें राजनीतिक प्रभावशाली ज़्यादा थी, इसलिए अपनी पुस्तक में राजनीति के बारे में लिखा है। किसे? राजनीति के बारे में लिखा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो किससे? राजनीति से संबंध है। राजनीति से संबंधित क्या ये किताब है। और देखिए मगध की राजगद्दी पर जब कब बैठा था ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर ये बैठा था। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था अनुयायी था, किस धर्म का ये अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अब इसको कैसे कोड से याद करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौज करता था। क्या करता था? मौज करता था। चंद्रगुप्त मौर्य था, ये मौज करता था। मौज से इसमें ज निकाल लेंगे, यानी कि जैन धर्म का ये अनुयायी था। कौन? जैन धर्म का ये अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विदेशी शासक को भी हराया था। उस विदेशी शासक का नाम क्या था? विदेशी शासक का नाम था सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था जो विदेशी शासक था। और देखिए जो विदेशी शासक सेल्यूकस निकेटर था, इसकी पुत्री जो थी वो कान में बाली पहनती थी। कान में जो थे बाली पहनने का बहुत शौक था जो विदेशी शासक था। यानी कि उसकी पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया था उसकी पुत्री का नाम था। किसके? सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका नाम था कार्नेलिया
कार्नेलिया था। इसको आसानी से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो कार्नेलिया थी मतलब उसकी पुत्री थी, वो कान में बाली पहनती थी। कान में बाली का मतलब क्या है? कार्नेलिया। और देखिए कार्नेलिया की शादी किससे हुई है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। कार्नेलिया की जो शादी है ये चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है, यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर था अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को जब उसकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो युद्ध की जो शर्तें थी उसके अनुसार 4 प्रांत मिले थे। 4 प्रांत मिले थे और देखिए चारों प्रांत ये हैं। इसको कैसे कोड से याद कर सकते हैं? एक काबुल मिला था, एक कंधार मिला था, एक हेरात मिला था और एक मकरान मिला था। इसको कैसे आप कोड से याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो चारों प्रांत थे उनका नाम क्या था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना वो अपने कंधे का यूज बहुत करता था, मतलब कंधे का यूज बहुत करता था, उससे आप कंधार निकाल सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य था, इसको मौका बहुत मिला था, मौका बहुत मिला था इसको। तो मौका का से आप निकाल सकते हैं काबुल निकाल सकते हैं कि काबुल एक स्थान था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका जो हाथी थी रात में हे करती थी, जो है रात में हे करती थी, जो हाथी था उसका, तो हेरात निकाल सकते हैं। हेरात यानी कि एक प्रांत हेरात था। और चंद्रगुप्त जब युद्ध करने के बाद क्या है, एक मकान में ठहर गया, तो इसे मकरान निकाल सकते हैं। एक मकान में ठहर गया, यानी कि आप इसको जितने फैक्ट हैं इन फैक्टों को अगर आप कनेक्ट करेंगे, किसी से कनेक्ट करेंगे, तो वो फैक्ट जो है आपके मन में कुछ समय तक रुकेंगे। ट्रिक आप भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि ट्रिक चाहे आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? तो जी चंद्रगुप्त मौर्य था भद्रबाहु से क्या जैन धर्म की दीक्षा ली थी। यानी कि आप इसको कैसे याद किए? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो भादो एक महीना का दिन होता है, भादों में ज़्यादा दीक्षा लेता था चंद्रगुप्त मौर्य जो था, भादों में ही। तो भादों से आप निकाल सकते हैं भद्रबाहु निकाल सकते हैं कि भादों में ज़्यादा पढ़ता था या दीक्षा लेता था, तो उसके गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में रहता था उसका नाम क्या था? देखिए जो दरबार में था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम था मेगास्थनीज। इसको कैसे आप कोड से याद कर सकते हैं? ये मेघ की तरह बोलता था, मेढक की तरह बोलता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में जो रहता था वो मेढक की तरह बोलता था, यानी कि वो मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज जो था वो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी। मेगास्थनीज यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में रहता था वो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी लिखी थी, इसीलिए उसके पुस्तक का नाम क्या पड़ गया था? इंडिका पड़ गया। इंडिया के बारे में लिखा था इसलिए उसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया पड़ गया। तो आप कोड से याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो रहता था वो मेघ की तरह बोलता था, मेढक की तरह, यानी कि मेगास्थनीज। और जो मेढक की तरह बोलता था वो इंडिया के बारे में अच्छी जानकारी लिखा था, तो इसलिए उसकी पुस्तक का नाम इंडिका रख दिया गया था। और आगे देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था और जो सेल्यूकस निकेटर था इनके बीच जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी कैसे मिलती है? एक ऐप द्वारा मिलती है। इसकी जानकारी कौन से एक ऐप द्वारा मिलती है? ऐप का मतलब क्या हुआ? एपियानस हो गया। आप इसे कोड से निकाल सकते हैं, एक ऐप से मिलती है जानकारी। किसकी जानकारी? जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था और जो सेल्यूकस निकेटर था इनके बीच जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी मिलती है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 500 जो हाथी थी उपहार के रूप में दिया था। ये बात किसने कही थी? आप किसको कनेक्ट कर सकते हैं? प्लूटार्क से। प्लूटार्क मतलब क्या? एक ग्रह भी होता है या, तो इस ग्रह से जानकारी मिलती है। उस ग्रह का नाम क्या था? प्लूटार्क था। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मरा कहाँ था? देखिए मरा था तो पहले कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, वहीं पे मरा था। और यह उपवास द्वारा मरा था। किसके उपवास द्वारा मरा था? और जब इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, 200, तो इसकी मृत्यु अगर एग्जाम में आ जाए तो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है और उपवास द्वारा ये मरा था। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि श्रवण कुमार से याद कर सकते हैं कि श्रवण कुमार भी जो थे वो भी क्या है? मरे थे। जब वो पानी लेने गए थे तो उनके माता पिता
जंगल में थे। तो ये भी उपवास का पहाड़ पर उपवास करता था चंद्रगुप्त मौर्य। तो श्रवण कुमार से आप याद कर सकते हैं श्रवण बेलगोला, कोड से याद कर सकते हैं श्रवण बेलगोला। अब आगे पढ़ते हैं, बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। ये बिंदुसार कौन था? ये बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ये बिंदुसार बना था। ये मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 298 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठता है। कौन? बिंदुसार, जो उसका उत्तराधिकारी है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, आपको इसको कोड से या ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में जाना जाता है। देखिए अमित्र मतलब जिसका कोई मित्र न हो, अमित्र घात यानी कि बिंदुसार एक ऐसा शासक था जिसका कोई मित्र नहीं था, यानी कि वो मित्र बनने ही नहीं देता था, सबसे दुश्मनी पाल ली थी, यानी कि अमित्र घात था। कौन? बिंदुसार। आप इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अमित्र घात है। देखिए अमित्र घात का जो अर्थ है वो शत्रु विनाशक है, शत्रु विनाशक है। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदुसार था वो किसका अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो क्या बिंदुसार भी क्या जैन धर्म का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए आजीवक मतलब ये बिंदुसार मानता था कि इस सृष्टि का निर्माण जो है जीव द्वारा नहीं हुई, अजीव द्वारा हुई। अजीव द्वारा कौन? जो बिंदुसार मानता था कि सृष्टि का निर्माण जो है जीव द्वारा नहीं हुई बल्कि अजीव द्वारा हुई, यानी कि आजीवक संप्रदाय को यह मानता था। और देखिए इसमें जो तीनों हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य जो है और जो बिंदुसार है और अशोक, तीनों अलग अलग धर्म को मानते हैं। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता है और जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय को मानता है और जो अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता है। इसमें तीनों में आपको कंफर्म करना पड़ेगा, अलग अलग मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि मक्खली आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। किसने? मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। आप इसको कैसे याद कर पाएंगे? देखिए आजीवक जो संप्रदाय था ये मक्खियों पर ज़्यादा मतलब मक्खियों के लिए ज़्यादा संघर्ष करता था। मक्खली, इसी से मक्खी आजीवक संप्रदाय था। मक्खी मतलब मक्खी का जो रस है वो भी पीता था। तो उसी से आप निकाल सकते हैं मक्खली पुत्र गोसाल, यानी कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो की थी मक्खली पुत्र गोसाल की थी। अब देखिए एक यहाँ पे एक और फैक्ट है। ये फैक्ट जो है बिंदुसार के बारे में कहा गया है और ये वायु पुराण ने कहा है। क्या कहा है? बिंदुसार को क्या कहा है? भद्रसार कहा है। देखिए भद्रसार, भद्रसार वारिसार। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो भी क्या भादों में, वो भी जो था वो भादों में भी पढ़ाई करता था, यानी कि उसके गुरु का नाम जो भद्रबाहु था। और ये भी क्या है? भद्र। इसको भद्र का मतलब सज्जन लोग कहते हैं, भद्र सज्जन, यानी कि ये पुराण जो वायु पुराण है इसको सज्जन बता दिया है। जबकि अमित्र घात है ना बिंदुसार, तो अमित्र घात है, लेकिन वायु पुराण इसको सज्जन बता रहा है कि भद्रसार क्या है? सज्जन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो भद्रसार है या वारिसार है, वारिसार है यानी कि सज्जन। तो इसको फैक्ट कैसे याद करने के? भद्र का मीन्स होता है एक सज्जन भी होता है, सज्जन। तो भद्रसार मतलब सज्जन को सार मीन्स होता है लोहा, भद्रसार। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा? भद्रसार कहा गया। भादों का सार कह सकते हैं, यहाँ तो भद्रसार, भादों वारिसार। अब देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि जो बिंदुसार के दरबार में जो रहता था उसका नाम क्या था? बहुत आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, इसको आसानी से आप ट्रिक से कनेक्ट कर सकते हैं। जो बिंदुसार के दरबार में रहता था वो क्या डाई से मेकअप करता था? क्या करता था? डाई से मेकअप करता था, यानी कि डाई मेकस था। जो बिंदुसार के दरबार में जो रहता था वो डाई मेकस था, यानी कि। और देखिए जैन ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ क्या करता है? बिंदुसार को यह भी कुछ कहता है बिंदुसार को ये शेर की तरह बताता है। सिंह मीन्स क्या होता है? शेर, सिंह सेन, सेन मीन्स सिंहासन कह सकते हैं। यानी कि जो बिंदुसार है ना एक सज्जन बताता है जो वायु पुराण है, एक शेर बताता है सिंह शेर, यानी कि जो जैन ग्रंथ है वो बिंदुसार को क्या कह रहा है कि ये सिंह सेन है। सिंह यानी कि शेर की तरह रहता है। ये स्वाभाविक बात है, शेर का कोई
मित्र नहीं होता है जंगल में, कौन मित्र, सब अमित्र होते हैं ना, शेर के सब अमित्र होते हैं। तो इसी तरह से ये बिंदुसार जो है ये भी को सिंह शेर कहा गया है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक और है कि बिंदुसार के समय जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तक्षशिला। तक्षशिला का एक नगर है और ये लगभग पाकिस्तान या अफगानिस्तान में स्थित है, पश्चिम की तरफ, भारत से पश्चिम दिशा में स्थित है। और ये तक्षशिला में वहीं पे विद्रोह हुआ था। यहाँ पे एक और फैक्ट देखेंगे, जो तक्षशिला है यह किन नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए सिंधु और झेलम नदी है, इन्हीं के बीच क्या है? तक्षशिला जो स्थित है, सिंधु और झेलम की नदियों के बीच। आप देखिए तक्षशिला को विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार था किन को भेजा था? पहले एक पुत्र था उसका सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम जब गया था वहाँ पे तक्षशिला में तो उस विद्रोह को दबा नहीं पाया था, क्योंकि ये स्वभाव से सुंदर था, नरम था। सुसीम था ना, सुसीम मतलब सरल स्वभाव वाला था, इसीलिए ना। लेकिन जब इसने अशोक को भेजा, अशोक का मतलब शोक ना करने वाला, ये शोक नहीं करता था, टेंशन नहीं लेता था, इसने गया था तक्षशिला में क्या विद्रोह को आसानी से दबा दिया ये। तो तक्षशिला में जो विद्रोह को दबाने के लिए किनको भेजा गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक सुसीम था, एक अशोक था, बाद में अशोक को भेजा गया, इसी ने ही विद्रोह को दबाया है। और आगे फैक्ट देखते हैं कि देखिए एक इथिनियस नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बताता है कि जो बिंदुसार था ना, इन्होंने सीरिया के जो शासक था एंटियोकस प्रथम से क्या, एंटियोकस प्रथम जो सीरिया कैसा है, 3 चीज़ें मांगी थी। एक मदिरा मांगा था, एक सूखे अंजीर मांगी थी और एक दार्शनिक मांगी थी। ये 3 चीज़ें किससे मांगी थी? सीरिया के जो शासक जो था एंटियोकस प्रथम से ये 3 चीज़ मांगी थी। तो 3 चीज़ों में से एक दार्शनिक नहीं दिया, जो सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम जो था वो दार्शनिक नहीं दिया। और बिंदुसार की सभा में जो 15 सदस्यों वाली एक क्या थी, मंत्रिपरिषद थी। बिंदुसार की जो सभा थी उसमें एक मंत्रिपरिषद थी, उस मंत्रिपरिषद के 500 सदस्य थे। और उस मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, खल्लाटक। देखिए खल्लाटक कहा जाता था, यानी कि बिंदुसार की जो मंत्रिपरिषद है उसको खल्लाटक, यानी कि खल करने वाली खल्लाटक कहा जाता था। ये है। अब अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या बिंदुसार के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको बारे में तो पढ़ लिया। तो खल्लाटक कहा जाता, खल्लाटक। अब अशोक जो था वो बिंदुसार का क्या था, उत्तराधिकारी था। अशोक जो था वो बिंदुसार का, अशोक मतलब शोक नहीं करता था। देखिए अब ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अब बी, इसको कोड से भी दे सकते हैं, BA कर देंगे। BA का मतलब बी से बिंदुसार, ए से अशोक मतलब इसमें CBA जैसे कोड बना सकते हैं। आप बहुत से कोड बना सकते हैं। देखिए अशोक जो गद्दी पर कब बैठा था ये पूछता है एग्जाम में। तो 269 ईसा पूर्व में जो है ये अशोक जो है गद्दी पर बैठता है, और मगध की गद्दी पर। अशोक की माता का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, अशोक की माता का नाम क्या है। यह दिव्यावधान जो एक ग्रंथ है उसके अनुसार बता रहा है। दिव्यावधान एक ग्रंथ है, उसके अनुसार क्या कह रहा है कि अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी मतलब क्या है, जो अशोक की माता थी वो सुंदर थी। ये भी क्या है, भद्र समाज से बिलोंग करती थी। भद्र समाज यानी कि सज्जन थी, सुंदर भी थी और ये भद्र थी, यानी कि शुभद्रांगी। आप शुभद्रांगी कोड से याद कर सकते हैं। और देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट और एक और है, इसको भी ट्रिक से। अशोक जो है जब राजगद्दी पर बैठा उस समय वो कहाँ का राज्यपाल था, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए अवंती का वो राज्यपाल था। उज्जैन जो थी एक राज्य था, मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती, वहीं पे। इसको आसानी से, बस इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, आराम से इसको मैच कर देंगे तो ये विकल्प में निकल जाएगा आप कि राजगद्दी पर बैठा, जिस समय अशोक राजगद्दी पर बैठा था उस समय वो किस राज्य का राज्यपाल था? तो अवंती का था। इसमें भी है, इसमें भी है। आप इसको आराम से ट्रिक से मैच कर सकते हैं या कुछ समय तक अपने मस्तिष्क में इसको कर सकते हैं। अब देखिए अशोक ने
जो अभिलेख लिखे थे उसमें अशोक जो था अपने आदेशों को अभिलेख के माध्यम से प्रचार करता था या आदेश देता था। तो एक शिलालेख था, एक स्तंभ लेख था, एक गुहा लेख था। तो जो शिलालेख था वो राजकीय स्तर पर आदेश दिए जाते थे। शिलालेख पर मतलब ये शिलालेख पत्थर पर इसको लिखवा दिया जाता था। और जो स्तंभ लेख था इतना मतलब व्यक्तिगत स्तर पर इसको जारी किया जाता था, व्यक्तिगत स्तर पर। और जो गुहा लेख जो था तो ये पत्थरों को काट कर बनाया जाता था। इन पहाड़ जो थी ना, पहाड़ों को काट कर उस पर कुछ मतलब आदेश लिख दिए जाते थे, आदेश, उसको गुहा लेख। अब देखिए इसमें कुछ एक और फैक्ट है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। जैसे पुराण है उसमें अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या है? अशोक वर्धन। और आगे क्या बढ़ा दिया गया है, पुराणों में अशोक को तो कहा गया, अशोक कहा गया है, साथ साथ क्या है, वर्धन शब्द जोड़ दिया गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। और देखिए अशोक ने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो कलिंग पर आक्रमण करता है, कलिंग पर, लेकिन ये पूछता है कब करता है, जब वो और अपने राजगद्दी पर बैठा था उसके कितने वर्ष बाद क्या कलिंग पर आक्रमण करता है। तो देखिए 8 वर्ष के बाद क्या वो कलिंग पर आक्रमण करता है। और अशोक के दरबार में कौन रहता था? देखिए अशोक के जो दरबार में रहता था वो, इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। डियानीसियस जो था ये अशोक के दरबार में रहता था। तो एक ट्रिक इसका आप बना सकते हैं कि जब अशोक के दरबार में कोई व्यक्ति रहता था उस समय डायनासोर थे। क्या थे? डायनासोर थे। तो डायनासोर से आप बना सकते हैं डियानीसियस निकाल सकते हैं, यानी कि डायनासोर थे, डियानीसियस। और देखिए अशोक ने ये किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, क्योंकि इसने अपना धर्म को त्याग दिया था। अशोक पहले क्या ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद क्या अपने धर्म को त्याग दिया था और ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका हृदय परिवर्तित हो गया था। ए बी से अशोक, बी से बौद्ध धर्म आप अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अशोक को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी वो कौन था? कौन बौद्ध भिक्षु था? देखिए इसको कोड से आप कैसे याद करेंगे? उपगुप्त नाम था, यानी कि जो अशोक को उपाय देता था, अशोक को जो उपाय देता था वहीं तो उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दे सकता है। यानी कि उपाय से याद कर सकते हैं उपगुप्त, यानी कि अशोक को जो है उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था वहीं इसको दीक्षा दिया था। अब अशोक पहले क्या ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, अशोक तो पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब किसके प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? देखिए निग्रोधा, इसका प्रवचन सुनकर अशोक ने क्या है अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसको इम्पॉर्टेंट, अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। ये बात किस अभिलेख में कही गई है? तो जो भ्राभु अभिलेख है, भ्राभु अभिलेख मतलब ये विराट अभिलेख कहते हैं इसे, विराट अभिलेख, यह राजस्थान में है। भ्राभु जो अभिलेख है ये राजस्थान में है। और इसी अभिलेख में अशोक ने कहा है कि स्वयं का मगध का राजा है, अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है अपने आप को। यह बात एक अभिलेख में मिला है और यह अभिलेख जो है भ्राभु है। अब आगे देखते हैं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें बार, देखिए एक होता है 8 वर्ष बाद, एक होता है 10 वर्ष बाद, एक होता है 12 वर्ष के बाद, एक होता है 20 वर्ष के बाद, यानी कि 4 काम करता है, लगभग 4 काम करता है। तो 8 वर्ष के बाद क्या है कलिंग पर आक्रमण करता है। 10वें वर्ष वो क्या करता है? बोध गया जाता है। 10वें वर्ष क्या है? दब्बे, मतलब किसी को दबाता नहीं है। दब्बे आप याद कर सके, दबंग, वो दबंग नहीं करता है। 10वें वर्ष क्या करता है? वो दबंग नहीं करता है। 8वें वर्ष तो उन्होंने दबंग किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 10वें वर्ष उसने दबंग नहीं किया और आक्रमण कर दिया, मतलब बोध गया था, दबंग। यहाँ से आप कोड से याद सकते थे दबंग, मतलब 10वें वर्ष बस से क्या बोध गया। अब 12वें वर्ष इसको कैसे कोड से याद करेंगे? बाने हैं तो निगाली सागर गया था, निगाली सागर की यात्रा की थी जो 12वें वर्ष थे, आप याद कर सकते हैं। और 20वें वर्ष दो भाई देखिए वो लुम्बिनी गया था, यानी कि जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहीं पर अंतिम उसकी यात्रा यहीं थी लगभग, कि 20वें वर्ष क्या है वो लुम्बिनी गया था गौतम बुद्ध के जन्म में।
तो 20वें बुलाया गया था। बी। अब देखिए बुलाया, भू से आप 20वें वर्ष मान सकते हैं, ल से लुम्बिनी, यानी किसी ट्रिक से आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं। 20वें वर्ष क्या है, लुम्बिनी गए थे, और लुम्बिनी 20 वर्ष गए थे, वहाँ पे जाके कर को भी मतलब कम किए थे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बताइए, फिर अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाएगा। और ये इसमें जो अभिलेख वाला जो है अभी चैप्टर इसका अशोक के, वो अगली वीडियो में बनाएंगे अभिलेख वाला। तो दोस्तों धन्यवाद।